जब से रिश्ते की बात चली थी, मैं कुछ शर्माई सकुचाई से रहने लगी थी। हमारे घर में लड़कियों के लिए शादी विवाह के फैसले घर के बड़े बुजुर्ग ही लेते थे। मैं भी इन्हीं संस्कारों से बंधी हुई थी। वैसे भी अपने घर वालों पर पूरा विश्वास था मुझे कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में ही होगा। संयुक्त परिवार था उनका। अजय के परिवार में कुल 11 सदस्य थे। माता पिता, 2 बड़े भाई भाभियाँ व एक भाई के 2 और एक का एक बेटा था। अजय से छोटी एक बहन। परिवार में मेरे सम्मिलित हो जाने के बाद ये संख्या पूरे दर्जन भर हो जाने वाली थी। दूसरी ओर मेरा परिवार संयुक्त होते हुए भी एकल परिवार ही कहा जाता था, क्योंकि दादी ने तीनों बेटों की गृहस्थी बहुत प्यार से अलग अलग कर दी थी। बड़े से एक ही घर में रहते हुए भी परिवार में 3 रसोई थी। दादी दादा एक बेटे की रसोई में नाश्ता करते, एक के साथ सुबह का व दूसरे के साथ शाम का भोजन करते। त्योहार सभी हमेशा मिलजुल कर मनाते। इसके पीछे उनकी सोच यही थी कि कभी काम को लेकर बहुओं में मन मुटाव न हो पाए, परिवार में भाईचारा रहे। अजय के परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था। साझा चूल्हा था वहाँ। मैं तो इस बात को लेकर खुश थी कि आज के ज़माने में सभी इतना मिलजुल कर रहते हैं और भोजन भी साथ साथ करते हैं। पर मेरी मम्मी को इस बात से थोड़ा संकोच हो रहा था। एक और बात जो मम्मी को अखर रही थी वह ये है कि अजय की मम्मी को आँखों से न के बराबर दिखाई देता था। बहुत साल पहले ही वह आँखों की रोशनी खो चुकी थी। उन्हें आकृति तो थोड़ी बहुत दिखाई देती, परंतु चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता था। इस वजह से एक तरफ से बिस्तर पर ही थीं। वैसे ये अखरने वाली बात नहीं थी। शारीरिक कष्ट तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, पर माँ का दिल था और उन्हें फिक्र थी कि उनकी लाडली बेटी कहीं इतने बड़े परिवार और दूसरों पर पूरी तरह आश्रित अपनी सास की सेवा करते हुए पिस कर न रह जाए। उन्होंने जब ये बात उठाई तो सभी ने इस बात पर आशंका से प्रेरित बताया। फिर भी मुझसे मेरी राय पूछी गई, पर मैंने भी विवाह के लिए पसंद थे दूसरे सास ससुर की सेवा करने की भावना कही। भीतर हिलोरे ले रही थी। विवाह हुआ और मैं ससुराल आ गई। आते ही जो पहला आघात मेरे कोमल हृदय पर पड़ा वह दहेज के तानों के साथ साथ मेरे रूप रंग पर भी प्रहार था। बड़ी जेठानी सासू जी को संबोधित करती हुई बोली, माँ जी आपको कहती थी कि रूप रंग नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बड़ा परिवार है, शशि दहेज अच्छा लाएगी। पर पता है आपको एक चीज़ ढंग की नहीं आई। इसके यहाँ से और हमारे लिए सोने की एक अंगूठी तक नहीं। मेरी शादी में जेठानी जी को शिकायत थी कि उनके लिए सोने का हार नहीं आया। चलो नहीं आया था, पर कानों की बालियाँ तो थीं। छोटी देवरानी मुंह बिचक कर बोली, इसके यहाँ से तो साड़ी भी ढंग की नहीं मिली और मेरे लिए क्या आया। ये मेरी सास की आवाज़ थी, जिसे मैं घूंघट में होने के बाद भी पहचान गई थी। ये लो मम्मा, ये कानों की बालियाँ आई हैं, तुम्हारी और मेरी, फूल से भी हल्की है। मेरी नंद बेबी ने मुंह बनाते हुए अम्मा के हाथ में बालियाँ पकड़ा दी। सासू जी ने दोनों हाथों से बालियों को टटोला जैसे वजन का अंदाजा लगा रही हो, और फिर क्रोध से बोली, यही इज्जत देना जानते हैं इसके घर वाले। मेरी तरफ से जो मुंह दिखाई में देने के लिए हार बनवाया था वह बेबी की शादी के लिए रख दो। शशि को यही बालियाँ दूंगी मैं। उनकी आज्ञा का पालन हुआ और मेरे मायके से सास के लिए आई बालियाँ मुझे ही पकड़ा दी गई। मुझे हार न मिलने पर कोई अफसोस नहीं था, पर मायके का अपमान मुझसे सहन नहीं हो रहा था। किसी तरह स्वयं पर काबू रखे बैठी रही। हर रिश्तेदार, मौसी, ताई, बुआ घूंघट उठाते हुए मेरे रंग रूप पर कटाक्ष करती रही।
और मेरी सास अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रही। सास की सेवा करूंगी ऐसी जो प्रबल भावना मन में लेकर आई थी, वह पहले दिन ही वहीं विलुप्त हो गई थी। फिर तो ये सिलसिला चला निकला। दहेज कम लाने का ताना उठते बैठते मुझे दिया जाने लगा। इतना भी मैं सहन कर ही रही थी, पर रंगरूप तो ईश्वर की देन है। जब उन पर भी कटाक्ष किए जाते तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते, पर उन आंसुओं की कीमत वहाँ किसी के लिए नहीं थी। मेरे पति अजय तो घर वालों के विरुद्ध एक शब्द कहना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहते थे। घर के हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। दहेज जो कम लाई थी, जेठानियाँ खुद तो ताने कम देती, पर सास ननद को भड़काने में कोई कसर नहीं रह छोड़ती। एक रोज सब्जी काटते समय मेरे हाथ के अंगूठे पर गहरा कट लग गया। आंसू पोंछने को कोई मौजूद नहीं था। किसी तरह खाना बनाया। शाम को जेठानियों को हाथ दिखाई और सब्जी काटने का आग्रह किया तो बड़ी ने जवाब दिया, मैंने आज ही नेल पेंट बदला है, खराब हो जाएगा, मैं तो नहीं काट सकती। छोटी भी कुछ कम न थी। सीधे सास सही बोली, माँ जी आजकल शशि को भी अपने हाथों की खूबसूरती की चिंता होने लगी है। जरा सा हाथ कट गया और बहाने इतने बड़े बड़े। फिर तो माँ जी शुरू ही हो गई। ये नाज नखरे यहाँ कोई नहीं उठाएगा। सब्जी न काटने से सुंदरता नहीं बढ़ जाएगी। तुम्हारे हाथों की जैसी कुरूप हो वैसी ही रहोगी। काम न करने की 100 बहाने तैयार करते हैं। तुम्हारे पास हर समय। आज मुझसे रहा नहीं गया तो मैं चिल्लाकर बोली, जब आपको मेरा रंग रूप दिखाई तक नहीं देता तो क्यों मुझे कुरूपता के ताने देती रहती है। सुना था जिन्हें दिखाई नहीं देता वो लोग मन की आंखों से देखते हैं, पर आपके पास तो मन नाम की चीज़ है ही नहीं, तो आपको ये सौभाग्य भी नसीब नहीं कि मन की आंखों से कैसे देख सको। अगर होता तो मेरे मन को रात दिन यूं घायल होते शायद देख पाती। आप एक पल को वहाँ चुप्पी छा गई। मुझे लगा कि शायद अब ये लोग सुधर जाएंगे, पर मैं गलत थी। उस दिन दफ्तर से आने के बाद अजय ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। जी चाहता था सब कुछ छोड़ छाड़ कर मायके चली जाऊं, पर दादी की सीख याद आई। बेटियां डोली में विदा होती हैं, पर अर्थी में ही ससुराल से निकलती हैं। मेरा कोमल हृदय आघातों को सह सहकर कठोरता में होता चला गया। समय के साथ साथ दोनों जेठानियां संयुक्त परिवार से अलग हो गईं। बेबी ससुराल चली गई, वह ससुर जी भगवान को प्यारे हो गए। 20 बरस गुजर गए इन बातों को। जेठ जेठानियां हमसे तो क्या सास से मिलने भी नहीं आते कभी। मैं सास का सभी काम अब भी समय पर कराती हूँ, पर उसके लिए एक सहायिका नियुक्त की है मैंने। कोई भावनात्मक जुड़ाव बाकी नहीं है। स्वयं से पूरी तरह दूर हूँ। वह सेवा भावना अब उनके लिए तो क्या अजय के लिए भी नहीं उमड़ती। इसके लिए अजय अब भी मुझे दोषी समझते हैं, पर अब मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मन जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। यूँ तो मैं आज भी किसी का अहित नहीं चाहती, लेकिन अब मुझसे धैर्य समाप्त हो चुका है। इसलिए अब मुझसे कुछ भी कहने पर अजय को भी उल्टे सीधे जवाब सुनने पड़ते हैं। शायद कोई इस बात को मानने के लिए तैयार न हो कि जो परिस्थितियां आज बन चुकी हैं उनके लिए मेरा परिवार ही जिम्मेदार था, मैं नहीं। हो सकता है मेरे बच्चे भी मुझे ऐसा व्यवहार करते देखकर यही सीखें। बड़ों की सेवा करना, हृदय से उनका आदर करना, वह शायद कभी नहीं सीखेंगे। पर मैं क्या करूं अपने इस दिल का, जो इतने बार सहकर इतना कठोर हो चुका है कि अब न तो अपनी सास के आंसू और ना ही उनकी शिकायतों से पिघल पाता है। इस पत्थर हो चुके दिल पर अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता।